नीरज गेवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पे। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आपसे बहुत साल बाद बात हो रही है। लगभग जी। मेरे ख्याल से 12-13 साल बाद बात हो रही है। जी। द एपिफनी आपने जो पहली फिल्म बनाई थी, बहुत अमेजिंग फिल्म थी, तो पहली तब हमने शॉट बात नहीं की थी, थी। उससे पहले मैंने एक शोर करके पिक्चर बनाई थी, लेकिन खैर वो भी एक दौर था। उसमें विकी थे, मेरे मेरे हिसाब से। विकी थे क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें शोर में विनीत थे और अच्छा। एपिफेनी में विक्की नहीं था। अच्छा। अच्छा, तो ये आप मुझे आप बताइए कि आपकी जो बिल्लियों के नाम है वो बेला और फेलिनी क्यों आपने रखे हैं? देखिए, बेला टार करके एक फिल्म मेकर है, हंगरी के बहुत ही नामचीन जबरदस्त। फिल्म मेकर हैं और आर्ट हाउस फिल्म मेकर है जो मेन स्ट्रीम लोगों को पता नहीं है। तो हम्म। वो काफ़ी फिल्में बनाते हैं, मतलब बहुत ही कम फिल्में बनाई हैं लेकिन बहुत लेजेंडरी हैं। और वो ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनाते हैं, तो मेरी बिल्ली ब्लैक एंड वाइट है, इसका नाम इसलिए मैंने बेला रखा। और एक मेरे चहीते फिल्म मेकर एक और हैं, इटालियन फिल्म मेकर है फेलिनी। तो उनके नाम पे मैंने जो दूसरा बिल्ला है उसका नाम फेलिनी रखा है। हम्म। आपने बेला टार की जो सेकंड टैंगो थी, उस पर बहुत लंबा एक आर्टिकल लिखा था, आपको याद हो तो? बहुत अमेजिंग आर्टिकल हाँ था वो। हाँ, अरे वाह, आपने पढ़ा भी हो, वाह। जी। तो सेकंड टैंगो तो 8 घंटे की फिल्म थी। तो जी जो जो एक्चुअली होम बाउंड के अंदर जो हम देखते हैं, सेकंड हाफ के अंदर जो ह्यूमन ट्रेजेडी का एक नजारा हम देखते हैं, तो सेकंड टैंगो ऑलमोस्ट कहते हैं ना कि वो पूरा 8 घंटे आपको उसी में लेके जाती है। जी। आप वैसे जो जो ह्यूमन ट्रेजेडी है उसकी तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं एज ए फिल्म मेकर? आपको वो क्यों अपील करता है सबसे ज्यादा? देखिए, ह्यूमन ट्रेजेडी से ज़्यादा मैं कहूँ तो मुझे ह्यूमन कंडीशन पे बहुत रुचि है। कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी में बड़ी रुचि है, मतलब कोई एकेडमिक रुचि नहीं है, बट जस्ट जनरल इंटरेस्ट इन ह्यूमंस एंड हाउ दे इंटरैक्ट एंड हाउ दे बिहेव। इस पे शायद इसलिए भी, शायद क्योंकि मैंने मेरा बचपन हैदराबाद में रहा है और मैं पला बड़ा वहाँ पे और बहुत जगह घुमा हूँ, बहुत जगह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि शायद मुझे जगहों से ज्यादा वहाँ के लोगों में ज्यादा रुचि होती है। और वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, कैसे एक दूसरे से मेल मिलाप है, कैसे वहाँ का समाज है, क्या बोलचाल है, क्या खान पीन है, और कैसे उनका इंटरेक्शन होता है, उस चीज़ को लेके मेरी काफ़ी रुचि रही है। तो ह्यूमन ट्रेजेडी ना कहूँगा मैं, लेकिन ह्यूमन कंडीशन को लेके एक मेरा एक शोध रहा है। और वो कहते हैं ना कि जैसे, मतलब जो ये दुनिया जो बड़ी बेमानी सी हो रही है, और आ, उसमें शायद एक अर्थ ढूंढने की तत्पर एक एक होड़ है, एक जो अंदर से एक है कि शायद इसका हमें कुछ अर्थ ढूंढना है जिसका शायद हम खुद भी नहीं जानते इसका क्या आ, विशेष निकलेगा। तो वही मेरा एक शुरुआती दौर से भी रहा है। जैसे लार्जली मैं अगर देखूं तो आप एक स्ट्रांगली पॉलिटिकल फिल्म मेकर हैं, मतलब आपका सबसे पहला आग्रह रहता है कि मैं एक पॉलिटिकल फिल्म मेकर हूं। पर मैं जैसे होमबाउंड को जब देख रहा था, तो उसका जब मैं सार ढूंढ रहा था, तो फिर इवेंचुअली वो पॉलिटिकल्स ना होके ह्यूमन ज्यादा हो जाती है। और वो जी समाज कैसे हम बेटर बना दें, अपना समाज में जो दिक्कतें हैं उसको लेके पेन नजर आता है फिल्म मेकर के मन में। मतलब वो किसी को दोषी को नहीं ढूंढ रहा वहां पे, वो जी सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है या एम्पैथी जगाने की कोशिश कर रहा है एक दूसरे के बीच में। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल फिल्म मेकिंग में भी, या कास्ट पॉलिटिक्स, या जो जेंडर पॉलिटिक्स वाली जो फिल्मों के बीच भी, ये बहुत यूनिक था। जैसे इसीलिए मैंने जो रिव्यू लिखा तो मैंने उसमें यह कहा था कि उसमें एक अम्बेडकरवादी आग्रह है, लेकिन गांधीवादी एक स्पिरिट की खोज की कोशिश है। हम्म। होम बाउंड के अंदर मुझे ये नजर आया। ये मुझे आप बताइए कि जो होम बाउंड का वो सीन है जिसमें लास्ट में दो दोस्त चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और वहां जाके एक पीक सी आती है जब विशाल जेठवा के पैर ऑलमोस्ट कहते हैं ना कि चलना बंद कर देते हैं, वो लटकने से लगते हैं और दोस्त ने थामा होता है। वो एक्टिंग का भी चरम है, फिल्म का भी चरम है, और हमारे दर्शकों के लिए भी हम मतलब परेशान होने लगते हैं उस समय में। वो फिल्म की उस सीन की मेकिंग के बारे में आप थोड़ा बताइए कि कितना टफ रहा और इवेंचुअली कैसे क्रैक हुआ वो। देखिए, आपने जो पहले एक बात बोली थी, मैं पॉलिटिकल फिल्म मेकर हूँ। मेरी एक्चुअली कोशिश है कि मैं पॉलिटिकल फिल्म मेकर ना बनूं। मैं आपका इसका उदाहरण दूंगा। इसका ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं एक नैरेटिव फिल्म मेकर बनूं। तो मेरी हर वक्त ये खोज रही है कि भाई, मूल तौर पे मैं एक कहानीकार हूँ, मुझे कहानी बोलनी है।
और उसकी सतह है, जो उसका जो भारी हिस्सा है और उसकी जो नींव है, वो कहानी पे आधारित होनी चाहिए, न कि उसकी पॉलिटिक्स पे। तो पॉलिटिक्स कभी भी सेकेंडरी लेयर होना चाहिए। ये मैं काफी सारी फिल्म मेकर से सीखा हूँ। जैसे कि सत्यजीत रे हैं, उनकी फिल्में भी कहानी सबसे आगे होती है। तो ऐसे तो मैंने अनगिनत कई सारे मुद्दों पे मैंने कहानी लिखी, मुद्दे पे मतलब कहानी ढूंढी और उसमें मुद्दा था। फिर मैंने ये जाना कि मुद्दा कहानी से बड़ा हो गया है, तो फिर मुझे वो रास नहीं आया, तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो मेरी ये बार बार कोशिश रही है कि हम हमारे भारतवर्ष के लोगों की बात करें, और हमारा एग्जिस्टेंस ही पॉलिटिकल है। हम्म। क्या है, हम भारतीय वासियों की एग्जिस्टेंस ही पॉलिटिकल है, क्योंकि हम कितने सारी चीजों से इंटरेक्ट करते हैं। हमारा जो जन्म है, कहाँ जन्मे, किस समुदाय में जन्मे हैं, किस शहर में हैं, किस स्टेट में हैं, और क्या सुविधाएं पा रहे हैं, क्या सुविधाएं नहीं पा रहे हैं देश से। तो ये सारी चीजें कुल मिला के हम लोग का हमारा एग्जिस्टेंस ही पॉलिटिकल बनाती है। तो मैं ये देखता नहीं हूँ कि भाई कोई पॉलिटिकल मुद्दा ढूंढा जाए, वो मेरे जहन में आता ही नहीं है। और रही बात ये कि जैसे कई बार मुझे बोलते हैं लोग कि भाई आप तो जाति के ऊपर ही फिल्म बनाते हैं, या आप फेमिनिज्म पे फिल्में बनाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर 25% समाज के बारे में मैं फिल्म बना रहा हूँ, बाकी तो कोई भी नहीं बना रहा है ना, हम्म। तो मैं अपनी कहानियां क्यों ना बोलूं। बाकी सब तो जो लगभग 10% 12% पॉपुलेशन है, उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के नाम हैं, उन्हीं की कहानियां हैं, उन्हीं के गांव हैं, उन्हीं के संवाद हैं। तो अगर मैं ही, क्योंकि बहुत कम लोग बात कर रहे हैं ना, बहुत कम लोग, और दिखाते भी हैं, तो कैसा है कि देखिए उनको, जो दलित और आदिवासी, जो बहुजन समाज से हैं, उनको एक प्रताड़ित रूप में ही देखा जाता है। उनको एक सब्जेक्ट ऑफ स्टेट के हिसाब से देखा जाता है। उनको एक अपने अंदर से एक ह्यूमन दिखाने की कोशिश नहीं होती है। तो मेरा ये प्रयास रहा है। सॉरी, मैं आपने ये सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैं सोचा आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं। हम्म। दूसरा आपका जो सवाल था, देखिए, जो कोरोना काल काल की जो जो फिजिकल परफॉर्मेंस है, वो इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, क्योंकि हम्म। हमने बात की थी इस बारे में कि कैसे किया जाए। लेकिन जो भाव लेके आना है, वो सबसे डिफिकल्ट था। तो हम लोग एक्चुअली उस उन्हीं जगहों पे गए, वहीं जाके शूट किया। मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल तो शूट था, जो लास्ट का शूट था, जो ब्रिज पे दोनों दोस्त होते हैं, और वो जो क्लाइमैक्स का सीन है, उसको लिखने में मुझे काफी समय गया। मैं उसमें काफी तब्दीली करता गया। और क्योंकि सिर्फ एक डेथ नहीं है वो, उसके पीछे कई सारे चीजें छुपी हैं। वो उस माध्यम से उसके पूरे परिवार की ओर से एक गुड बाय बोल रहा है, उसके पूरे परिवार समाज को जोड़ चुका है। तो उसको करने के लिए मेरे ख्याल से विशाल ने बहुत मेहनत की उस पूरे फेज में, टू फील लाइक वो। और इससे ज्यादा श्रेय ऑल्सो मैं बोलूंगा ख्याति मल्होत्रा, जो हमारी हेयर मेकअप हैं, उनके मेकअप को भी सराहना होगा, क्योंकि उन्होंने जो मेकअप किया, और उन्होंने हर स्टेज का किया, कि ये 2-4 घंटे की धूप है, फिर अभी इतने घंटे की धूप है, तो उन्होंने वो सब किया। तो वो सब कर कर, और आपस में हमारे पूरे क्रू जो सब जुड़ गए थे, कि भाई इसको एकदम ही यथार्थ से जोड़ना है, आपको फिल्मी यथार्थ नहीं दिखाना है, यथार्थ को ही दिखाना है। तो हमने काफी सारे फोटोग्राफ्स लिए, काफी सारे वो चीजें लिए कि कैसे हीट स्ट्रोक में क्या क्या होता है। तो मेरी एक भांजी हैं, श्रुति, सृष्टि, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया कि बताने के लिए कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं हीट स्ट्रोक में। तो ये सब डालकर जो है बना है फिजिकली। बट इमोशनली जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो था इस सीन में, वो इमोशन। तो उसके लिए ईशान ने और मैंने बहुत, हम दोनों के लिए बहुत घबराहट हुई थी, क्योंकि ये सीन पूरे शूट के दौरान सब हम दोनों के लिए सबसे मुश्किल काम था, स्पेशली ईशान के लिए। तो उसमें मैं काफी कुछ गानों का भी प्रयोग किया हूँ, कि वो फीलिंग लाने के लिए, एंड नॉट जस्ट मुझे या एक्टर को, पूरे क्रू को। मैं चाह रहा था कि वो उस फीलिंग में सराबोर हो जाएं। तो मैं पूरे क्रू को, मैं उस दिन पूरा क्रू सिर्फ विस्पर्स में बात कर रहा है, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं हो रही है, आपस में से फुसफुसा के बात हो रही है, और उस सीन के टोन में बात हो रही है। जो क्लैप दे रहा है वो भी
उस टोन में ही क्लैप देगा। ये मेरी एक मैंने इजाद किया है कोड 360। तो ये जो हम्म। है कॉल शीट में जाता है कि जितने भी लोग हैं सेट के, इस सीन के लिए ये सारी हिदायतें हैं। इसमें क्या है कि आप कोई भी बात नहीं करेंगे, फुसफुसा के बात होगी, एक्टर से कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं या फर्स्ट एड ही बात करेंगे। और उनसे जो बात होगी वो सीन का जो भी टोन है, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, प्रेम हो, कैसा हो, उस टोन में बात करनी है। और क्लैप को भी उसी में देना है। तो ये सारी जब पूरा जब क्रू इकट्ठा हो जाता है, और मैं जैसे गाने भी चला रहा था, तो गानों से सडनली एटमोसफियर बन गया। और लेकिन ईशान के लिए दिक्कत भी क्या थी ना, वो जो ब्रिज था उसमें हमने ट्रैफिक रोक के रखा था 5-5 मिनट के लिए। और इतने इंटेंसली सीन परफॉर्म कर रहा है, बीच में कोई गाड़ी जा रही है, इसमें ये जा रही है, और हमको रोकना पड़ रहा था, उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट था वो सीन। म्यूजिक कैसा प्ले कर रहे थे आप मूड के लिए? देखिए, कुछ कुछ तो एक हैं अंतर्राष्ट्रीय, कुछ हैं, लेकिन एक सीन जो है जो फिल्म का नींव बन गया था, वो है गुलजार साहब का गाना है नमकीन पिक्चर से, राह पे रहते हैं। तो एक बार तो एक टेक में मैंने वो गाना प्ले कर दिया, मैंने बोला कि देखते हैं कैसे इसको क्लीन अप करते हैं। तो वो गाना चल गया, उसे किसी तरह हमने निकाला है। अभी उसका अंश कहीं पे भी फिल्म में है, लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता है। तो वो गाना जो है मुझे बहुत फिल्म लिखते वक्त भी काफी प्रभावित किया है। और कहीं उस गानों के जो अल्फाज है ना, वो उस फिल्म की नींव से जुड़े हैं। और एक मैंने कोशिश भी की थी कि इस फिल्म में, नमकीन फिल्म में, जी संजीव साहब का जो किरदार है वो गेरूलाल ट्रक ड्राइवर है। तो ये लोग जब जाते हैं तो उस ट्रक ड्राइवर का नाम मैंने गेरूलाल रखा था। और वो संवाद भी होता है, वो लोग बोलते हैं कि यार वो ट्रक में जाते हैं, वो क्या नाम था उसका, गेरूलाल, हाँ गेरूलाल। तो वो निकल गया, लेकिन उनका नाम गेरूलाल था। जी। विशाल जेठवा कैसे एक्टर हैं, क्या होप्स हैं उनको लेके आपको? ईशान ने बहुत अच्छा काम किया, पर उन्होंने भी बहुत विशाल स्पेसिफिकली बहुत अच्छा काम ही किया। एक मासूम, बहुत ही फ्रेश माइंड से आया था, और वो टीवी बैकग्राउंड से आया था। तो इन दोनों को जो है ना, मतलब एक बहुत लंबा सफर रहा है इनको ये किरदार बनने में। और इसमें जो है, अब जैसे मैं भाषा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। क्योंकि भाषा के पीछे होता है आपका एक कल्चर, कल्चर के पीछे समुदाय, और ये सारी चीजें छुपी होती है। तो मुझे भाषा को लेके मैं बहुत ही सीरियस होता हूँ। तो मैंने 2 महीना इनको, हमने सिर्फ एक्सेंट, डायलेक्ट ट्रेनिंग, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया, या फिर कुछ चीजें जैसे उनको समझना है कि कास्ट और इस का क्या मतलब है। तो मैंने उनको किताब दी थी पढ़ने के लिए, अंबेडकर साहब की सबसे पॉपुलर स्पीच जो है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, वो पढ़ने को दी थी। और तीनों ने पढ़ा और तीनों ने समझा, उसमें काफी हमारे विमर्श हुए, काफी सारी बातें हुई। और ये नहीं कि बस आप सीधा भाषा में घुस जाओ, लेकिन भाषा के पीछे क्या है, समुदाय क्या है, क्या क्या कल्चर्स होते हैं, क्या बात होती है, क्या खान पीन होता है। जैसे हम लोग वही तरीके के खाने भी ला रहे थे। और तो 2 महीना जो गया वो ये टीचिंग में गया। इसमें हमारे जो एक, मेरा एक डायलॉग में साथ में जो थे श्रीधर दुबे, जो विकास त्रिपाठी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो हमारे डायलेक्ट कोच भी थे। तो हम दोनों ने मिलकर काफी कुछ उसमें काम किया। फिर बात क्या हुई कि बाद में मैंने इनको बोला कि देखिए, मैंने इन तीनों किरदारों से, इन कुछ एक्टर से यही कहा था कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस मेरे लिए इनफ नहीं है। आप लोग अच्छे एक्टर हो, आप लोग लाइनें रट लोगे, आप अच्छे से बोल लोगे, एक्सेंट भी सीख लोगे, और आपको पता भी कहाँ है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, क्या लाइट है। लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए सतह लेवल पे होता है। देखिए, ये फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, हमारे भारतवर्ष में हजारों शोएब हैं, हजारों चंदन हैं, हजारों सुधा हैं, हजारों वैशाली हैं, हजारों फूल हैं। उन सब का कुल मिला के इसमें आ, योगदान है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इनको आप जिए, न सिर्फ आप पर्दे पे दिखाएं, बल्कि इनको आपको थोड़ा जीना जरूरी है, तभी आप इसके लायक बन सको कि आप इनके इनके इन किरदारों को प्ले कर सको। तो ये एक मंशा को लेके हम लोग निकल पड़े थे गाँव में। हम लोग कई सारे गाँव में घूमे, ये बाराबंकी के आसपास कई सारे गाँव, हर गाँव में जाते लोगों से बात करते, समझते क्या है क्या नहीं है। और बहुत ही अच्छे अच्छे, किसी दिन और दिन आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे वाकये हुए थे इन गाँव में। किसी घर में खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते खाते ही हम लोग भावुक हो गए, क्योंकि वो इतना प्रेम से खाना जो पेश किया था। किसी मजार में बैठ के मैंने नरेशन दिया इनको। तो ये सारी चीजें उनको खुल
उन लोगों को तब समझ में आया कि ये हम लोगों को इस किरदार के पास जाना होगा, ये किरदार हमारे पास नहीं आएंगे। तो वो एक कोशिश रही है, तभी तो विशाल और ईशान दोनों ने इस चीज को, और इनकी दोस्ती भी बहुत ज्यादा इसमें हमने मेहनत की, कि मैंने इनको कहा था कि देखो तुम दोनों की दोस्ती रियल होनी चाहिए, उसको तुम फेक नहीं कर सकते। तो फिल्म की शुरू होने के बहुत पहले से मैंने इनकी दोस्ती करवाई थी। और मैंने इनको ये भी बोला कि तुम दोनों आपस में टाइम स्पेंड करो। मैंने ये बोला कि देखो तुमको अगर दोस्त बनना है ना, तो तुम्हारे पास दोस्ती बनने में बहुत टाइम जाता है ना। तो मैंने उन्हें बोला कि तुमको दोस्ती करने के लिए एक जरिया एक और होता है कि जब एक दूसरे के साथ आप वल्नरेबल हो जाओ, आप एक दूसरे को अपनी सीक्रेट्स, अपनी निजी बातें, अपनी अपने अपने बहुत ही करीबी चीजों को लेके विचार विमर्श करें और एक दूसरे के साथ खुलें, तभी आपकी दोस्ती जो है गाढ़ी हो जाएगी। तो उन्होंने वो किया, साथ में क्रिकेट खेलते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में घूमने जाते थे। और फिर जब हम लोग गाँव में गए थे ना, तब भी हम लोगों ने इन जो कॉस्ट्यूम टीम को बोलकर हमने इनके कपड़े जो बनवाए थे ना, मैंने उनको बोला था कि तुम लोग शहरी कपड़े पहन के नहीं जाओगे वहाँ। तो उनको हमने उसी गांव के कपड़े जो हमने फिल्म के बनाए थे, उन्हीं कपड़ों में इनको छोड़ा, चप्पल में ऐसे ही इनको छोड़ा, उन्होंने इसी में जाओगे तुम, इसी में बात करोगे। तो तब जाके जो है सब कुछ आया है। तो हाँ, मतलब ईशान विशाल दोनों ने इतनी मेहनत की है, इतना उसमें अपने आप को डाला है, सराहा है। तो ये सब श्रेय तो मैं बोलूंगा कि पूरे भारतवर्ष को जाता है, इतने सारे गांवों में से जो हमको मिला है ना। तो हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को ये सब उन्हीं सब का आशीर्वाद मिला है। बहुत कम उम्र में बहुत मेच्योर रोल्स दोनों ने किए हैं, बहुत जटिल रोल किए हैं। जी। आप ये बताइए कि जैसे फिल्म को क्रिटिक्स ने बहुत सराहा है और ऑस्कर में भी फिल्म गई है, लेकिन फिर जैसे अभी करण ने जो कहा उसको लेके बड़ा ये हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों कहा उन्होंने, जबकि फिल्म ओवरऑल उनके जो पूरे कंपनी में बहुत यूनिक प्लेस रखने वाली फिल्म है, कि भाई मुश्किल हो जाएगा आगे ऐसी फिल्म बना पाना, क्योंकि मेरे को ग्रोथ भी देखना होता है। हम्म। तो वो आपको, क्योंकि जब वो बना भी रहे थे तब भी तो ये चीज रही होगी ना कि भाई हम इसको सिर्फ कॉमर्स के लिए तो नहीं बना रहे। देखिए, वो उन्होंने जो बात कही ना, उन्होंने ये बिजनेस के माध्यम से कही कि शायद मैं एक बार सोचूंगा कि अगले फिल्म में क्या मैं क्या बनाऊंगा। ये नहीं बोला कि होम बाउंड नहीं बनाएंगे। और रही बात उनकी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ये फिल्म जो बनी है, जो जो सेंसर से निकल के यहाँ तक आई है, ये सब है, इन सब का श्रेय उनको जाता है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं इस फिल्म में जैसी स्क्रिप्ट मैंने लिखी, मैंने उनको स्क्रिप्ट दी, वो पढ़े, 2 बार पढ़े और काफी भावुक हो गए। उसके बाद सीधा उनके साथ इंटरेक्शन कब हुआ, जब फाइनल कट रेडी था। और उसके बीच में उन्होंने बोला, नीरज ये तुम्हारी कहानी है, तुम जैसे तुम्हें बोलना है, जैसे तुम्हें बताना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वो हर एक पल, हर एक दिन, हर एक समय मेरे साथ खड़े थे। मैं अभी भी दावे से कह रहा हूँ, आप उनके बिना ये फिल्म नहीं बन पाती। वो एक फिल्म के दोस्त, एक जान, एक हर तरीके से जो उन्होंने हमारी ये जो कोशिश की है ना, जो मुझे लगता नहीं कोई नहीं कोई करेगा। और आप समझने की कोशिश करिए कि इतने बड़े बैनर से, इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, उनको कोई जरूरत नहीं है फिल्म बनाने की। और वो जानते भी हैं कि ये फिल्म मुनाफा नहीं करेगी इतना, ये ब्लॉकबस्टर नहीं बनने वाली है, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन एक इस फिल्म की जो आत्मीयता थी वो उनको काफी झकझोर चुकी थी, और वो इसके साथ जुड़ना चाहते थे। वो कहते थे मुझे सिर्फ इस फिल्म के साथ जुड़ना है। तो एक किसी इंसान की ईमानदारी को जैसे जो ये सब लोग लांछन डालते हैं, तो मुझे काफी खेद होता है, बहुत खेद होता है। क्योंकि उनकी मेहनत जो इतनी थी ना, वो चाहे वो फिल्म बनाने के दौरान, मतलब मैं जो कहूँगा जैसे कहूँगा वैसे हो रहा है, और फिर बाद में बनने के बाद भी निगोशिएशंस हो रहे हैं सीबीएफसी के साथ, वो साथ खड़े हैं हमारे, हर एक मीटिंग में, हर एक चीज में साथ में खड़े हैं, और रिलीज में भी हर जगह। तो मैं कह रहा हूँ कि एक ही एक जो उन्होंने कहीं कहा, उसको तोड़ मरोड़ के जैसे पेश किया है, इससे उनका पूरा जो इस फिल्म में उनका योगदान है, उसको फीका करना बहुत ही अमानवीय है। मुझे इस बात पे बहुत बहुत बुरा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि लोग समझें कि हमको तो एक्चुअली, मैं इंडिपेंडेंट फिल्म वालों की तरफ से मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत बड़ी ख्याति है, बहुत बड़ी चीज है कि एक बड़ा बैनर एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के साथ ऐसी फिल्म बनाएंगे। और ये फिल्म जो मतलब एक मार्मिक चीज है, जो एक संवेदनशील फिल्म है, उस चीज को लेकर फिल्म बना रहे हैं, इसका हमको
ऐसे प्रोड्यूसर्स को और तारीफ बनानी और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो ऐसी फिल्में और बनाएं। जब लेकिन ऐसे हम लोग उनको उनको सुनाते हैं तो शायद उनका मनोबल टूट जाता है, फिर ऐसी फिल्में और नहीं बनेंगी। तो मेरी तो यही गुजारिश है सभी से कि मतलब आप समझें उस बात को अलग से घुमा फिरा के बताया गया है, लेकिन मैं यकीनन कह रहा हूँ हम लोग इनफैक्ट अब बात भी कर रहे हैं कि अगली फिल्म साथ में क्या करें। वो मुझे आइडियाज भी दे रहे हैं कि हम लोग ऐसी फिल्म बना सकते हैं, वैसी फिल्म बनाओ, अब हम तुम चाहते तो ऐसा कर सकते हो। तो मेरे साथ जुड़े हैं, उनका हमारा रिश्ता शायद कई फिल्मों का है। हम्म। अनुराग कश्यप को कैसी लगी होमबाउंड? उनसे अभी 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 उन्हें देख नहीं पाए हैं अभी तक। वो बैंगलोर गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि उनको देखना है, तो वो कह रहे थे मेरे साथ देखेंगे। तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ कि मतलब कब मौका मिले मैं बैंगलोर जाऊंगा, या फिर वो बम्बई आते हैं तो उनको देख, क्योंकि जो भी है मुझे फिल्म उनके साथ देखनी है। पता नहीं क्या है, मैंने कहा कि ये फिल्म आपको मुझे आपके साथ देखनी है। आपकी फिल्म मेकिंग, आप क्या ऐसा कहेंगे कि जो पूरी स्कूलिंग है वो अनुराग के सेट्स पे ही हुई है, या आपने फिर कहीं और भी डिस्कवर किया फिल्म मेकिंग को? देखिए, अनुराग के सेट्स पे जो मैंने सीखा है उनसे, एक सबसे बड़ी अच्छी बात मैंने जो सीखी थी कि फिल्में तकनीक से नहीं बनती हैं। सबसे मूल तो कहानी है, लेकिन लोगों से बनती है। अगर आप लोगों से आप मिलनसार नहीं हैं, और आप एक मकबरे में अपने आप को बना लिए हैं कि भाई मैं डायरेक्टर हूं, मैं सर्वोपरि हूं, मैं जो बोलूंगा वैसे होगा, तो वो नहीं होगा। वो उनको मैंने देखा है कि कैसे सब क्रू मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं, सबका अभिप्राय लेते हैं, सबको एकजुट जोड़ते हैं। एक तरीके की डेमोक्रेसी थी वहां पे। तो मैं वो सबसे ज्यादा सीखा उनसे। मैंने ये सोचा कि जब, तो मैं क्रू को जब हायर करता हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के क्रू मेंबर्स को लेता हूँ। मैं फिर उनको इंस्पायर करता हूँ कि हम लोग, ये कहानी हम सबसे बड़ी है, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, हम सबसे ऊपर है कहानी, और हम सब उसको सर्व कर रहे हैं। तो ये चीज वहाँ उनके सेट्स पे ऑफ कोर्स टेक्निक तो सीखी, क्योंकि मैं फिल्म बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं फिल्म स्कूल से नहीं हूँ। तो टेक्निक जो है काफी कुछ मैंने सीखी, लेकिन बहुत कुछ जो है दुनिया को देखना समझना, किसी भी फिल्म मेकर के लिए ना, मुझे लगता है कि तकनीक आप सीख लेते हो, लेकिन एक जो दृष्टिकोण है, एक जो वर्ल्ड व्यू है, वो डेवलप होने में टाइम लगता है। तो वो आपके एक्सपीरियंसेस से, आपकी आपके कितनी किताबें पढ़ने से, कितनी मूवीज देखने से, कितने आपके नए नए अनुभव होते हैं, नए नए जगहों में आप जाते हैं, उस सब से आपकी फिल्म मेकर की जो परिभाषा बनती है। तो वो मैंने बहुत मेहनत की है, कि अपनी एक अलग पहचान बनाने की। जैसे कि आप देखेंगे समझेंगे कि अनुराग की फिल्में मेरी फिल्में थोड़ी अलग अलग हैं, क्योंकि हम्म। मैं अलग मुद्दों पे फिल्म बनाता हूँ। और जैसे वो एक जीनियस हैं, वो सेट पे भी इम्प्रोवाइज करके लिख देते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर करता हूँ। मेरे में उतनी कुर्बत नहीं है, उतना टैलेंट नहीं है कि मैं सेट पे एकदम से वो करता हूँ। लेकिन मेरे लिए क्या है कि मुझे प्लानिंग बहुत करनी होती है, मैं प्रेप बहुत करता हूँ। मैं प्रेप में बहुत ज़्यादा समय उसी में देता हूँ, और लिखाई में बहुत उसमें देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सेट पे मैं शायद वो नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे बहुत श्योर होना चाहिए कि भाई मैं ये ही शूट कर रहा हूँ, और इसमें ये है, इसमें कैरेक्टर मोटिवेशंस ये हैं, और ये सब सही बैठ रहे हैं, पैंतरे सब सही बैठ रहे हैं, तो मैं शूट करूंगा। तो मैं इम्प्रोव नहीं कर सकता। कंटेम्प्रेरीज में किन के काम को एडमायर करते हैं आप डायरेक्टर्स में? कंटेम्प्रेरीज में तो सारे हैं, मतलब इंडियन, या आप कैसे कह रहे हैं, इंडियन, हाँ। इंडियन आप बताइए, फिर वर्ल्ड भी तो बताइए हाँ, आप। तो अनुराग तो है ही। और अभी काफी सारे हैं, जैसे मैंने हाल में सावर गोंडा देखी, बहुत बहुत ही अच्छी फिल्म। एंड रोहन को फिल्म मेकिंग का बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई, इतनी संवेदनशील, इतनी मतलब जैसे आपको उस एटमोस्फियर में पूरा आपको घुसा के सराबोर कर दे, वैसी फिल्म बनाई। और पायल कपाड़िया वो मेरी हीरो हैं। मतलब उन्होंने जो हमारे फिल्म का गाना भी है, गर्दा उड़ा दिया है। वो उन्होंने इतने सारे फिल्म मेकर के लिए एक जगह, एक निशान बनाई है। कोनकना सेन शर्मा है, उनको मैं काफी वो करता हूँ। वो इतनी अच्छी इंसान भी हैं, इतनी अच्छी एक्टर भी हैं, इतनी अच्छी राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। और इस वक्त एकदम से मैं ब्लैंक आउट हो रहा हूँ। तमिल अ, सिनेमा में? तमिल से ऑफ कोर्स पारंजीत हैं, मेरे भाई हैं। हम्म। और नागराज मंजुले हैं, रत्नम हम्म। साहब हैं। और ये सारे फिल्म मेकर्स हैं, सबसे मैं कुछ कुछ सीखता रहूँ, कुछ कुछ समझने की कोशिश करता हूँ। और खैर मतलब वैसा इंडिया ज्यादा से है कि बाहर आप कुछ नाम बताइए।
इंडिया से बाहर देखिए, जैसे अभी मैं हाल ही में ज्यादा कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, वो आई थिंक ओटीटी ने बहुत आपको बात कर दिया है, क्योंकि इसी में सारा टाइम निकल जाता है। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो पुराने हैं, जैसे आप, जैसे मेरी बिल्लियों के दो नाम है, आपने पहले पूछ लिया, तो वो दोनों, फिलिनी का इन्फ्लुएंस तो काफी रहा है मुझ पर। और इनफैक्ट मैं आपको बोलूं, मेरे पे गुलजार साहब का बहुत इन्फ्लुएंस है। मतलब ऑफ कोर्स सब लोग उनके लिरिक्स को तो सब लोग पूछते हैं, लेकिन एज ए फिल्म मेकर मुझे लगता है उनको उतनी ख्याति नहीं मिली जितना वो डिजर्व करते हैं। उनकी फिल्में भी इतनी अच्छी थी, उनके संवाद इतने अच्छे थे, तो वो मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ हूँ। और एक बेल्जियन के फिल्म मेकर से डार्डिन ब्रदर्स, तो उनकी फिल्में मैं बहुत देखा हूँ, बहुत सराहा हूँ। और दूसरा, केन लोच एक फिल्म मेकर हैं यूके के, तो वो भी बिल्कुल। काफी सामाजिक चीजों पे काफी फिल्में बनाते हैं, और वो भी वही करते हैं कि कहानी को ऊपर लाते हैं। तो ये सारे मुझे काफी पसंद है। ऑफ कोर्स पॉल थॉमस एंडरसन, जिनकी अभी फिल्म लगी, मैं देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, लेकिन देख नहीं पाया हूँ। वो खैर काफी अमेजिंग फिल्म मेकर है। वन बैटल आफ्टर अनदर। तो हाँ। मुझे आप ये बताइए कि जैसे मसान में आपने विकी के साथ काम किया, विकी की मेकिंग मसान में एक सेंस में हुई, अनुराग की फिल्मों में भी हुई। तो आप जब जैसे आपका आपका जो फिल्मों का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग है, और आपकी आइडियोलॉजिकली भी आप एक अलग दिशा में जाते हो, उन्होंने जो रिसेंट चॉइसेस की है क्या वो क्लैश करता है फ्रेंडशिप में? जैसे छावा है या हम्म। पहले उड़ी थी, इनमें से हम्म। मान लीजिए कोई आपको अच्छी लगेगी, कोई आपको अच्छी नहीं लगेगी, पर क्या ये फ्रेंडशिप में आड़े आती है? आपका मन में आता है कि यार ये फिल्म क्योंकि इसने पहले तो अलग सोचता था अब अलग सोचने लग गया है, ऐसा कुछ? देखिए, वो तो उसका निजी वो है, लेकिन मैं विक्की को फॉरएवर मानता हूँ कि वो एक बहुत ही सुंदर कलाकार है। उसकी छवि मैंने मसान में देख ली थी, कि वो कितना उसमें घुसा था, कितना उसने मेहनत की। तो मैं विक्की को तो हर वक्त मैं आपको सच बताऊं तो मैंने बाद में भी बोला था कि वो बहुत ज्यादा कृतज्ञ होता था मेरी तरफ, कि मतलब हम्म। तुमने मुझे, मतलब पहली फिल्म और मैं इतना वो हुआ। तो मैंने बोला कि विक्की, तुम्हारी भी मेहनत थी इसमें, और तुमको मेरी तरह कृतज्ञ होने की जरूरत नहीं है। और हम दोनों के बीच में वो रिश्ता होना चाहिए कि शायद हम लोग एक दूसरे को बोल सकें कि यार, अगर मैं कुछ ले आऊं तो तुम ये बोल सको कि यार शायद ये फिल्म मेरे लायक नहीं है, या तुमने जो किया मैं बोल सकूं, ताकि हम दूसरे को एज आर्टिस्ट भी देख सकें, न कि उस कृतज्ञता वाली लेंस से देख सकें कि हर बार कि भाई मतलब तो मैं इस चीज को एक्चुअली उन्हें उतना नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैं अपने फिल्मी प्रोफेशनल रिश्ते को ज्यादा मानता हूं। कि क्योंकि क्या होता है ना, कि अब जब दोस्ती यारी आती है ना, जब रिश्ता आ जाता है ना, कहीं ना कहीं एक इनएडवर्टेंट बायस आ जाता है। तो मैं वो बायस नहीं रखना चाहता। तो मैं वांट टू सी आर्टिस्ट एज आर्टिस्ट, एंड आई वांट टू सी पीपल एज पीपल। तो मेरी ये सोच रही है। जैसे मेरे दोस्त भी हैं, जैसे वरुण ग्रोवर है, जिनके साथ मैंने काफी काम भी किया है, उसके साथ मेरा ऐसा रिश्ता है। हम दोनों गहरे दोस्त हैं, परिवार जैसे हैं। चाहे सोमेन मिश्रा हो, सारे हमारे काफी सारे दोस्त हैं। लेकिन जब हम लोग फिल्म बनाते हैं साथ में, तब हम लोग कंप्लीट प्रोफेशनल बन जाते हैं। अगर मैंने कुछ लिखा तो वरुण को पसंद नहीं आया, तो वो मुझे बता देगा कि यार इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा। या उसने कुछ लिखा तो मेरे से, मुझे बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। कि तो मैं अपने आप को वैसे लोगों के साथ ही अपने आप को जोड़ता हूँ, जो मुझे क्रिटिक कर सके और मुझे सही चीज बता सके। ये नहीं कि भाई आप उत्साह में बोल सके नहीं नहीं बहुत सही, अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, नहीं। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सच बोले। होमबाउंड ऑस्कर में नॉमिनेट होगी और जीतेगी? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, जब बना रहे थे तब तो इतना ही था कि भाई किसी तरह एक ऑफिशियल सिलेक्शन में पहुंच जाए कैन में। उसके बाद सच में कोई उम्मीद नहीं थी, सच में नहीं थी। तो ये सिलेक्शन होना, तो मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ। अब मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि मुझे इस पे सच में कोई अपेक्षा नहीं है। मैं मेहनत करूंगा, पूरी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि हम पे भारत का एक दायित्व भी है। एक, क्योंकि अपने यहाँ से फिल्म जा रही है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने भारत को, तो एक जिम्मेदारी है। उसके लिए मैं पूरी पूरी जान लगाऊंगा, पूरी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मैं उम्मीद नहीं रखना चाहता। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद नहीं रखता। क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है वहाँ, प्रमोशंस बहुत अलग बॉल गेम है, तो वो अलग, वो कोई इतना ट्रांसपेरेंट या क्लियर चीज नहीं है, बहुत कुछ करना होता है वहाँ पे। तो क्या आप रेडी हैं उसके लिए? आपको सब पता है, इतने सालों से आप देख रहे हो, तो क्या जी आप रेडी हो, देखिए, उतना आप वो कर तो लोगे? बाहरी बाहरी उससे देख रहे हैं ना, फेस्टिवल्स को इतने सालों से हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी अंदर से नहीं जान पाए ना। तो अभी जो सब कुछ मेरे लिए नया है,
तो मैं भी जाके मतलब हम लोग लोग हैं कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने सब किया है, तो उनके साथ बैठ के समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे और करेंगे, जो लगता है करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ अभी सिर्फ ये हमारी फिल्म नहीं रही है, ये सभी की फिल्म बन गई है। और ये अभी हम, ये सिर्फ हमारी, ये हम लोग ही नहीं जा रहे हैं ना, पूरे भारत को लेके जा रहे हैं हम लोग। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसको हम लोग बड़ी बखूबी से निभाएंगे और बहुत मेहनत करेंगे। अभी होमबाउंड की क्या थिएटर पोजीशन, क्या क्या स्क्रीन्स अभी अवेलेबल है और मेजर सिटीज में है देखिए नहीं वो है? तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं पता नहीं क्या है, लेकिन मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना देख रहा हूँ। देखिए हम्म। क्या है कि हमारा रिलीज भी बहुत लेट हुआ था, हमारे पास उतना टाइम नहीं था मार्केटिंग का, क्योंकि हमको सर्टिफिकेट थोड़ा लेट मिला था। तो उसके चलते लोगों को पता है फिल्म के बारे में, लोग जानते हैं, बज़ है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और 26 तारीख को है। तो इसके चलते अभी, और ऑल्सो कैसे, जैसे देखिए आप, कोरोना के बाद में ऐसा हो गया कि लोगों का व्यूइंग पैटर्न चेंज हो गया है, लोगों का देखने का नजरिया चेंज हो गया, अब वो लोग शायद मोबाइल टीवी पे ही देखना चाहेंगे। ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसी फिल्मों के लिए वो एक भी दिक्कत हो जाती कि शायद, लेकिन अब जो लोग देख रहे हैं वो अपने अपने परिवार वालों को सबको ले जा रहे हैं। जैसे आपको मैं कल ही का बता रहा हूँ, इतने शोज बढ़ गए हैं। मैंने ट्वीट किया था, कोलकाता के लिए एक स्क्रीन में एक शो था, और मैं, परसों की बात है, और आज देख रहा हूँ उसमें 10 स्क्रीन बढ़ गई हैं, 10 शोज बढ़ गए हैं। तो ये काफी कुछ अभी बढ़िया हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। नेटफ्लिक्स पे आएगी ये फिर थिएटर के बाद? अभी तो मतलब अभी वो थिएटर के बाद ही समझ में आएगा कैसे आएगी। जी। अब तो मैं यही कहूंगा, देखिए मैं यही चाहता हूँ कि लोग, सच में आप सोचेंगे कि चलो ठीक है ये ऐसे गांव देश की पिक्चर है यार, क्यों जाएं, हमको मनोरंजन चाहिए, लेकिन आप सच में, ये एक सामूहिक एक्सपीरियंस है। ये फिल्म आप जाएंगे आपके परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ और सब लोगों के साथ, समूह के साथ देखेंगे, आपको एक बहुत ही अलग अलौकिक एक्सपीरियंस होगा, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप थिएटर में देखें, क्योंकि जी। आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा। जी, मुझसे किसी ने पूछा भी था अभी, तो जैसे कांतारा का पूछा तो मैंने कहा ऑब्वियसली उसको आप थिएटर में ही देखो, लेकिन फिर होमबाउंड का पूछा क्या इसको थिएटर में देखा, मैंने कहा ऑब्वियसली इसको देखना चाहिए, क्योंकि वो जो ह्यूमन इमोशन है, वो जर्नी है, वो आप छोटी स्क्रीन पे देखोगे तो वो घटेगा। जी। तो आपको क्योंकि ना थिएटर में ही देखिए मैं जरूरत है। बताऊं, हर स्क्रीन में हर लोगों ने मुझे एक ही बात कही कि पहली बार देखा है कि लोग पूरे क्रेडिट्स तक स्तब्ध बैठे हुए हैं। हम्म। अभी कल ही अनुराग बासुदा फोन किए थे मुझे, वो फिल्म देखे, काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने बोला कि पूरे फिल्म के पूरे क्रेडिट्स तक लोग रुके हैं, ताली मार रहे हैं और चुपचाप बैठ गए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। हम वो बोले कि वो भी निकले, गाड़ी में बैठे, घर पहुंचे, तब उनसे बात निकल पाई। तो देखिए ये ऐसे एक्सपीरियंसेस भी एक अलग तरीके का एंटरटेनमेंट है, क्योंकि ये मोटिवेशन है, ये अंदर से आपको कुछ सोचने में मजबूर कर रहा है। क्योंकि हर बार हंसी मजाक और फुहड़ता ही एक एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। कुछ चीज आपको जब सोचने पे मजबूर करती है, अपने आप के बारे में सोचने को आपको उजागर करती है, तो वो भी एक तरीके का एंटरटेनमेंट है, जिसके लिए भी शायद आप 2 घंटे दे सकते हैं। निश्चित तौर पे। नीरज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक मुझे यू। भी।